नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक अम्ल के बारे में। दोस्तों, केंद्रक अम्ल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। केंद्रक अम्ल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि केंद्रक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए के बारे में जानते हैं हम लोग। दोस्तों, तो केंद्रक अम्ल जो होते हैं या पूछा जाता है कि केंद्रक अम्ल जो होते हैं कितने होते हैं, तो केंद्रक अम्ल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है डीएनए जिसको कहते हैं डीऑक्सी अम्ल, और दूसरा जो होता है आरएनए जिसको कहते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो हम थोड़ा सा पहले जो है डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, फिर आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, फिर डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, डीएनए आरएनए से जितनी भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन हमने मेंशन किया है यहाँ पे। और ये जो होता है आपके तैयारी लेवल में भी पूछा जा सकता है, और जो है आप क्लास 12th में, क्लास 11th में और क्लास 10th, और उसके साथ साथ जो है क्लास 9th में भी, एकेडमिक लेवल में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वहां पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया था केंद्रक अम्ल कितने होते हैं, तो हमने बताया आपको कि दो होते हैं। पहला डीएनए होता है, दूसरा आरएनए होता है। दोस्तों, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि डीएनए के अंदर यानी डीएनए के एक टर्म मतलब फेरा बोलते हैं। दोस्तों, यानी डीएनए के एक टर्म यानी फेरे की लंबाई कितनी होती है। डीएनए के एक फेरे की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। जबकि हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के घाते -10 क्या होता है, मीटर होता है। अगर मीटर बोलता है तो मीटर होगा। तो ये 34 एंगस्ट्रॉन होता है। दोस्तों, तो उसी तरह फिर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट की डीएनए के एक टर्म यानी एक टर्म मतलब फेरे में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी डीएनए का एक फेरा जो होता है, टर्म्स जो होता है, उस टर्म्स में जो होते हैं कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो उनकी संख्या जो होती है टोटल 10 मानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया, मेंशन किया है कि 10 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स जो पाया जा रहा है हमारा जो है डीएनए के एक टर्म में, उसमें कह रहा है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होती है। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। दोस्तों, यानी 3.4 × 10 के घाते -10 मीटर की दूरी होती है। दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए की संरचना जो होती है इंग्लिश में डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है, और हिंदी में द्विकुंडलित कहा जाता है। दोस्तों, यानी डबल स्टैंडर्ड या द्विकुंडलित कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम वाटसन और क्रिक है। जैसा कि हमने मेंशन किया है कि वाटसन और क्रिक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एडेनिन तथा थाइमिन में कौन सा बंध होता है। तो एडेनिन तथा थाइमिन के बीच जो होता है हाइड्रोजन बंध होता है, वो भी कौन सा बंध होता है, तो हमारा द्विहाइड्रोजन बंध होता है, यानी डबल बॉन्ड होता है। दोस्तों, इंग्लिश में डबल बॉन्ड कहते हैं और हिंदी में द्विहाइड्रोजन बंध कहते हैं। दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है ग्वानिन तथा साइटोसिन में कौन सा बंध होता है। अब ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कौन सा बंध होता है, तो वो त्रिबंध होता है। इसको इस तरह से अगर हम दिखाना चाहें दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में करा एडेनिन तथा थाइमिन, एडेनिन का मतलब होता है ए, थाइमिन का मतलब होता है टी, तो ए और टी के बीच में कौन सा बंध होता है, तो डबल बंध होता है। फिर कह रहा है कि ग्वानिन तथा साइटोसिन यानी जी तथा सी के बीच में कौन सा बंध होता है दोस्तों, तो ट्रिपल बंध होता है। वही चीज यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए की संरचना कैसी होती है। तो जैसे डीएनए की संरचना के बारे में जाना कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, वैसे ही आरएनए की संरचना जो होती है एक कुंडलित होती है, जिसको इंग्लिश में सिंगल स्टैंडर्ड कहा जाता है, या रेखीय भी कह सकते हैं, सिंपल सा। तो यहाँ पे जो होता है आरएनए की संरचना कैसी होती है, तो एक कुंडलित होती है। दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है कि आरएनए में क्या पाया जाता है। तो आरएनए में दोस्तों राइबोस शर्करा पाया जाता है, जिसको शुगर कहा जाता है, राइबोस शुगर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या क्या होता है। तो जैसा कि हमने नाम बताया आपको, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, वही चीज एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, और थाइमिन के जगह पे यूरेनसिल पाया जाता है। दोस्तों, कहां पे, ये आरएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या क्या पाया जाता है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के जगह पे यूरेनसिल पाया जाता है। दोस्तों, थाइमिन तो होता है लेकिन थाइमिन की जगह पे यूरेनसिल पाया जाता है। दोस्तों, फिर अगला है कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है एम आरएनए, दूसरा टी आरएनए,
तीसरा आरएनए। एम का मतलब होता है मैसेंजर, जो संदेश वाहक का काम करता है। टी का मतलब होता है ट्रांसफर, जो एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का कार्य। और आर का मतलब राइबोसोम आरएनए होता है। ये 3 टाइप्स के जो होते हैं वो आरएनए होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं आरएनए और डीएनए से रिलेटेड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, क्वेश्चन है कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो डीएनए से डीएनए का बनना जो होता है रिप्लिकेशन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन वही घुमा के पूछ दे कि आरएनए से डीएनए यानी आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, तो आरएनए से डीएनए बनना जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? आरएनए से डीएनए बनना जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, यानी आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ट्रांसलेशन कहलाती है दोस्तों। ये तो थे हमारे डीएनए और आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।